हर एक सेकेंड लगभग 4 बच्चों का जन्म। ये आंकड़ा विश्व की आबादी को वर्ष 2050 तक 770 करोड़ से 990 करोड़ तक पहुंचाने की राह पर है। हाल ही में यूएन द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 8 सालों में यानी कि वर्ष 2027 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी 121 करोड़ से ज्यादा थी, जो फिलहाल 137 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि चीन की जनसंख्या फिलहाल 143 करोड़ है। दोनों देशों की आबादी को मिलाकर देखा जाए तो ये पृथ्वी की कुल जनसंख्या का लगभग 36% हिस्सा है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत की जनसंख्या में 2050 तक 27.3 करोड़ की बढ़ोतरी हो सकती है और इसके साथ ही भारत इस शताब्दी के अंत तक दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। 2019 से लेकर 2050 तक विश्व की आबादी जिस लिहाज से बढ़ेगी, उसमें आधे से अधिक की वृद्धि भारत के साथ साथ सिर्फ 9 देशों के कारण होगी। इन देशों में नाइजीरिया, पाकिस्तान, कांगो, इथियोपिया, तंजानिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट और अमेरिका शामिल हैं। यूएन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर औसत जीवन उम्र बढ़ी है और प्रजनन की क्षमता में गिरावट देखी गई है। इन कारणों से विश्व के सामने उम्र दराज आबादी का संकट भी भविष्य में बढ़ने जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं ज्योति सिंह। अभी आपने जो रिपोर्ट देखी उससे आपको आज के विषय का अंदाजा लग गया होगा। हम बात कर रहे हैं भारत की बढ़ती आबादी की। जाहिर है आबादी बढ़ रही है तो चुनौतियां भी बढ़ेंगी, लेकिन इन चुनौतियों के लिए हम कितने तैयार हैं? क्या हमारे पास उचित संसाधन मौजूद हैं? बढ़ती जनसंख्या का हम पर क्या असर पड़ेगा? इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्या योगदान होगा आबादी के प्रबंधन में? इन्हीं सभी प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के कम्युनिटी एक्शन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के विशेषज्ञ दमन आहूजा जी और हेड नॉलेज मैनेजमेंट आलोक वाजपेयी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आलोक जी आपसे एक प्रश्न लेना चाहूंगी कि यूएन की रिपोर्ट हमारे सामने है, हम बहुत तेजी से चाइना से आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? प्रभावों की अगर बात करें तो कुछ समय पहले यूएन की रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने प्रोजेक्शन किया था पॉपुलेशन का कि संसार में कैसे आबादी विभिन्न देशों की बढ़ रही है। उसमें ये निकल कर आया था कि भारत की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और वो 2027 तक चाइना को पार कर जाएगा और विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। इनफैक्ट सरकार के प्रयासों से ये संभव हुआ है। पहले ये आबादी हम चाइना को 2024 में क्रॉस करने वाले थे, लेकिन सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं जो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड क्षेत्रों में, उसकी वजह से ये पोस्टपोन हो गया। अब हम 2027 में पार करने वाले हैं चाइना को। मैं इसमें इस पूरे आपने जैसे इफेक्ट पूछा है, इसको मैं पॉजिटिव साइड लेना चाहूँगा इसका। बिल्कुल। हमारी आबादी बढ़ रही है तो उसका एक पहलू यह भी है कि हमारे जो आबादी का 2/3 जो परसेंट है वो युवा पॉपुलेशन है। युवा हमारे देश में सबसे ज़्यादा, युवा हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। इनफैक्ट 65% पॉपुलेशन जो है 35 ईयर्स के नीचे की है। जी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ऐसा यूएन रिपोर्ट। डेमोग्राफिक डिविडेंड से हम जोड़ सकते हैं। जी हाँ, ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी या डेमोग्राफिक डिविडेंड है जिसका देश को फायदा उठाना चाहिए और उचित हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए युवाओं के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। इससे वो देश के डेवलपमेंट में और इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन और इफेक्टिवली दे पाएंगे। और जो अभी रिसोर्सेज है, अगर अभी रिसोर्सेज जो हैं बिकॉज ऑफ द यंग पॉपुलेशन, वो हम प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज कर पाएंगे। मतलब हमने अपने युवाओं का उपयोग हम अच्छी दिशा में और अच्छे उपयोग के लिए कर सकते हैं। फाइनली एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि इस समय हमारे पास युवा पॉपुलेशन है, लेकिन भविष्य में
हमारी एल्डरली लोगों की पॉपुलेशन भी बढ़ने वाली है। 2050 तक ये लगभग 3 गुना बढ़ जाएगी और हम 300 मिलियन एल्डरली लोगों की संख्या होगी देश में। हाँ। तो हमको जब अपनी पॉलिसीज सरकार बनाती है या प्रोग्राम बनाती है तो न सिर्फ युवाओं का ध्यान रखना पड़ेगा बल्कि एल्डरली पॉपुलेशन है उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सर, कुछ मुख्य कारणों पर अगर नजर डालें कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मुख्य कारण क्या होंगे, क्या चीजों का हमें दिक्कत आने वाला है भविष्य में? अब किसी भी देश में जो पॉपुलेशन बढ़ती है उसमें परिवर्तन होता है, वो डेथ और जन्म और माइग्रेशन की वजह से होता है। इंडिया में इस समय जो है वो उसकी पॉपुलेशन में ग्रोथ के 3 कारण हैं। एक तो पॉपुलेशन मोमेंटम जो मैंने पहले बताया कि हमारे जो अधिकतर पॉपुलेशन 2/3 वो युवा पॉपुलेशन है। उसकी वजह से अगर यंग कपल एक बच्चा भी पैदा करेगा तो ये संख्या बढ़ने वाली है कुछ समय तक, फिर जाकर धीमे 2050 तक 55 तक ये स्टेबलाइज कर जाएगी पॉपुलेशन। दूसरा रीजन होता है अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग। इसका मतलब ये है कि देश में जो अभी हमारे यहाँ सर्वे हुआ था NFHS का, उसके अनुसार 30 मिलियन विमेन हैं, महिलाएं हैं जो कि अपनी बच्चे डिले करना चाहती हैं प्रेगनेंसी को, लेकिन वो नहीं कर पाती क्योंकि दे डोंट हैव एक्सेस टू कंट्रासेप्टिव्स। उसकी वजह से ये लगभग 20% पॉपुलेशन ग्रोथ में होता है। पॉपुलेशन मोमेंटम से 70% पॉपुलेशन में ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन होता है और अनमेट नीड का 20%। एक प्रश्न मैं दमन जी से लेना चाहूंगी। सर, ऐसा नहीं है पॉपुलेशन पहली बार बढ़ी है, शुरू से बढ़ रही है, आगे बढ़ रहे हैं हम, लेकिन साइंस ने क्या, विज्ञान द्वारा हमने इसको कैसे टैकल किया है, कैसे हमने चुनौतियों का सामना किया है, चाहे वो भोजन हो, अन्न हो, अनाज पैदा किया है हमने, तो हमने कैसे साइंस के द्वारा कैसे इसको फेस किया है? ज्योति जी, 2-3 पहलू हैं जी। देखिए, साइंस की जब हम बात करते हैं तो साइंस के बिना तो जीवन सोचना, कल्पना नहीं की जा सकती, कल्पना ही नहीं की जा सकती है। आज आप देखिए कि हर व्यक्ति के हाथ में, हर युवा के हाथ में जो है वो मोबाइल फोन है। सोशल मीडिया से हम लोग इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो साइंस के योगदान की बात को यदि हम सोचें तो इसको भी एक अवसर के रूप में मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे जो आज की स्थिति में निसंतान दंपत्ति हैं जिनको कि चाहिए, बच्चा चाहिए, लेकिन बहुत सारी वजहों की वजह से जो है उनको बच्चा नहीं हो रहा है। तो साइंस की देन है हमें कि आज इस तरह के जो जोड़े हैं वे भी मातृत्व और पितृत्व का सुख जो है ले सकते हैं। दूसरी बात है कि जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो जनसंख्या के संदर्भ में युवाओं तक पहुंचना सोशल मीडिया के जरिए, फोन के जरिए बहुत आसान हो गया है। जो भी मैसेज हम देना चाहें आज करोड़ों युवाओं तक आप फोन के जरिए, आप इंटरनेट के जरिए आप पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम आलोक जी ने बात की बास्केट ऑफ चॉइसेस की, तो अभी जो सरकार है उसने 2-3 और मेथड्स जो है वो बास्केट ऑफ चॉइसेस में जो है लोगों को प्रदान किए। अब युवाओं की जब बात आती है, मैं जानबूझ करके युवा शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आलोक जी ने कहा है कि 2/3 पॉपुलेशन हमारी आने वाले समय में बढ़ती जनसंख्या के अंतर्गत युवा है। तो जो भी हमें सोच रखनी होगी, बात करनी होगी, वो युवा को संदर्भ में रख के करनी होगी। तो युवाओं के साथ में हम जब बातचीत करने के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देने के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं, जागरूकता के लिए आगे बढ़ते हैं, तो टेक्नोलॉजी और जिसको हम साइंस कहेंगे विभिन्न रूपों में हमें काम में आती है। बिल्कुल, चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे दमन जी। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है।
इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक जी, रिसोर्सेज की बात करें तो संसाधन हमारे पास हैं, जल है, बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन हम जनसंख्या वृद्धि के साथ उससे कैसे निपटेंगे? कैसी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं? खासकर बात करें पानी की तो अभी बहुत विकट समस्या हमारे सामने है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे सर। निश्चित रूप से हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे पास हर तरह के प्राकृतिक संसाधन हैं जी। और लेकिन हम लोगों ने इसका दोहन भी अच्छे से किया है पिछले कुछ दशकों में, बिना आगे की जनरेशन का ध्यान रखे हुए। तो इसका प्रभाव हमने देखना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट उसका प्रभाव हमारे एनवायरनमेंट पर, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। चाहे आप पानी की बात करें, चाहे फूड की बात करें या एनर्जी की बात करें, हर चीज़ में प्रभाव पड़ रहा है जी। ये अनलिमिटेड नहीं है रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, तो हमको बहुत सावधानी के साथ इनका उपयोग करना पड़ेगा। आपने देखा होगा अभी साउथ में, चेन्नई में, बेंगलोर में पानी की भारी समस्या हो गई, इवन महाराष्ट्र में सूखा पड़ा है। जी। तो ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है और बढ़ती आबादी के साथ सीमित संसाधनों में ही हमको मैनेज करना होगा। तो हम कितने जिम्मेदार हैं सर? हम कितना उसका मिसयूज कर रहे हैं अगर हम बात करें तो? निश्चित रूप से हम ही लोग जिम्मेदार हैं। हर चीज़ के लिए हम सरकार को नहीं दोषी ठहरा सकते हैं। हाँ। ये समाज को भी उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो हम लोग भी जिम्मेदार हैं और हमको इसका समझदारी के साथ में जुडिशियस रैशनल यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, जिसमें हम आने वाली जनरेशंस के लिए इसको और इसके अलावा हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। बिल्कुल जी। दमन जी, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करें, नियंत्रण की बात करें, कहाँ पे लैक आ रहा है, कहाँ पे कमियां आ रही हैं कि इसको हम थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? इसका क्या रीजन है सर? देखिए ज्योति जी, हम बात करते हैं जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट की बात हुई थी 1994 में, ये बात हुई थी कैरो में, ये बात हुई थी और इंडिया इसका एक सिग्नेटरी है जी। तो अब पहली बार ये बात हुई वहाँ पे कि महिलाओं को वो परिवार नियोजन से बाहर निकाल करके हमें उनको देखना पड़ेगा। हमें उनके अधिकारों की बात करनी पड़ेगी, हमें जेंडर इक्वलिटी की बात करनी पड़ेगी, हमें उनको गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनको देने की बात करनी पड़ेगी। आज के जो युवा हैं उनके साथ में जो प्रजनन और यौन शिक्षा की हम बात करते हैं, हमको इसको भी देख करके बात करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें, और आज हम इस संदर्भगत बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और जनसंख्या वृद्धि की जब बात आती है तो उसमें अब ये बात बोली जा रही है कि ICPD प्लस 25 ईयर्स। अच्छा जी। तो आज इस विषय पे हम लोग इसलिए भी बात करते हैं कि ये बहुत सारी बातें जो हैं जो उस समय हुई थी वो पीछे छूट गई हैं जी। जब प्रजनन और यौन शिक्षा की बात होती है तो इसको आज भी स्टिग्मा के साथ में जोड़ करके देखा जाता है जी। यदि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, आशा है, ANM है, हमारे MPWs हैं, वो जब भी बात करते हैं तो मैरिड कपल से बात करते हैं, लेकिन पूरा एक युवा वर्ग है जी। जो कि आप जानिए कि हमारे देश में मतलब एक लैंसेट की रिपोर्ट है 2015 में 15 की, जिसमें ये कहा गया कि 15.8 मिलियन अबॉर्शंस जो है वो हो रहे हैं। हम इस चीज को नकार नहीं सकते जी। तो यानी कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है उसको एजुकेशन की, इन सारे संदर्भगत विषयों की जानकारी की जरूरत है जी। लेकिन स्टिग्मा की वजह से जी और हमारी जो परंपरागत सोच की वजह से जी हम लोग उनके साथ में बात नहीं कर पा रहे हैं। जी। तो लैकनेस तो है जी। दूसरी बात हम करते हैं
कि जो हमारी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो कितनी गुणवत्तापूर्वक है। जी। यदि आप अनमेट नीड की बात कीजिए तो आलोक जी ने कहा कि 30 मिलियन औरतें अभी भी चाहती हैं कि उनका जो परिवार है वो सीमित हो, नियोजित हो, लेकिन उन तक जो सर्विसेज हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं। तो लैकिंग तो है कहीं ना कहीं। जी। और जब हम इस सब को एक पूरे परिदृश्य में देखना चाहेंगे तो बहुत सारी अभी भी ऐसी जरूरतें हैं जिनके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है। मुझे इसमें सबसे बड़ी एक जरूरत जो नजर आती है वो युवाओं के साथ खुल करके बात इन विषयों के ऊपर बात करने की जरूरत, शिक्षा की बहुत जरूरत है, उन्हें जागरूक करने के। आलोक जी, हम दूसरे देशों से क्या शिक्षा ले सकते हैं? अगर हम चाइना का एग्जांपल ले लें, एक संतान का फॉर्मूला उन्होंने लागू किया, तो क्या हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं या हम दूसरे देशों से क्या सीख सकते हैं? हम न सिर्फ दूसरे देशों से सीख सकते हैं बल्कि अपने अंदर विभिन्न राज्य जो हैं उनसे भी सीख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉपुलेशन की जब बात हम करते हैं तो कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है पॉपुलेशन को, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या की वृद्धि की दर है वो ऑलरेडी कम हो रही है। अच्छा। ये सेंसस 2011-2001 में निकल कर आया है। इसी तरह से जो फर्टिलिटी रेट है उसमें भी 24 राज्यों ने ऑलरेडी फर्टिलिटी TFR जो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, उसको रिप्लेसमेंट लेवल तक ले आए हैं, 2.1 तक ले आए हैं। इसका मतलब, और हमारी महिलाएं हैं जो कि 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं चाहती, ये भी सर्वे में निकल कर आया है। ज़रूरत इस बात की कि उनको फैमिली प्लानिंग के साधन मुहैया कराए जाएं। दूसरी बात, आपने जहाँ तक सीखने की बात की है, हमको चाइना से निश्चित रूप से सीखना चाहिए। 1 चाइल्ड पॉलिसी उनकी काम नहीं की है। वो बाद में जाके तो हमको उनसे इस तरह की कोअर्सिव या जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है जिससे हर कंट्री गुजरता है, इंडिया भी गुजर रहा है इस समय। और कुछ अगर आप 1 चाइल्ड पॉलिसी आप फोर्स भी करेंगे तो भी ये जनसंख्या कुछ समय तक, जैसे मैंने शुरू में कहा, बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास बड़ी संख्या में युवा पॉपुलेशन है। दूसरा, श्रीलंका का आप उदाहरण ले लें, उन्होंने अपने यहाँ एज एट मैरिज जो है उसको बढ़ाया, उसकी वजह से उनको अपनी पॉपुलेशन को, फर्टिलिटी को नीचे करने में सफलता प्राप्त हुई। आप एग्जाम्पल बांग्लादेश और इंडोनेशिया का लें, जिन्होंने अपनी महिलाओं में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया, उनकी एजुकेशन में, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने में। मुझको लगता है सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो महिलाओं की एजुकेशन है और उनकी स्किल डेवलपमेंट और वर्कफोर्स में उनका पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। उससे हम अपनी पॉपुलेशन की समस्या जो अगर कहते हैं उसको हम सफलतापूर्वक ठीक है। आलोक जी, चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दमन जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ कि जन जागरूकता की अगर बात करें तो राष्ट्रीय सोच क्या है हमारी पॉपुलेशन को लेकर? सर देखिए ज्योति जी, ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जवाबदेही का एक अपना ढांचा है जी। और इस ढांचे में 3 प्रमुख बातें हैं। एक तो यह है कि जो भी स्वास्थ्य सेवाएं जो है लोगों को मिल रही हैं, उनकी एक रिपोर्टिंग होती है जो विभाग के द्वारा होती है।
दूसरी बात ये होती है कि समय अनुसार एक्सटर्नल सर्वेज, यूनिसेफ, WHO, NFHS, ये सब होते रहते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है सामुदायिक निगरानी का। सामुदायिक निगरानी हम इस बात को बोलते हैं कि जिसमें लोग स्वयं स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता कैसी है इसका जो है इसके ऊपर एक फीडबैक दें। अरे वाह। तो इसको हम जागरूकता से जोड़ करके देखते हैं। यदि लोग जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से फीडबैक जो है वो बिल्कुल स्पष्ट होगी, ऑनेस्ट होगी। इसी के साथ साथ मैं दूसरी बात यहां लाना चाहता हूं कि पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए महिलाओं और ये पूरे संदर्भ के संदर्भित जो विषय हैं उनको एक एजुटेनमेंट हम बोलते हैं, शिक्षा और एंटरटेनमेंट को इकट्ठा जोड़ करके एक सीरियल जो है वो निकाला है जिसका नाम है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ ये अपने आप में प्रतिध्वनि है हर उस महिला के लिए जो अपने जो अधिकार हैं, जो उसकी असमानता की बात है या एज एट मैरिज की बात है, जिसमें कि उसको निर्णय लेना हो कि वो किस एज में शादी करना चाहती है, कब वो बच्चा चाहती है, कब वो जो है पति के साथ में बात करके मतलब ये देखना चाहती है कि अब हम परिवार आगे बढ़ाएं। इन विषयों को, सारे विषयों को जो है वो एक पैकेज के रूप में दूरदर्शन पर ही इसको दिखाया जा रहा है। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात हम बोलते हैं कि युवाओं के लिए अभी आयुष्मान भारत के अंतर्गत 11 विषयों को NCERT ने जो है वो लिया है, जिसमें शरीर में आने वाले परिवर्तन की बात वो कर रहे हैं, ग्रोइंग अप की बात कर रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, जो सब्सटेंस अब्यूज है जिससे कि युवा वर्ग प्रभावित होता है उसकी बात कर रहे हैं। समग्रता में 11 विषयों को जो है यूथ के लिए NCERT के इस सिलेबस में लिया गया है। तो ये विभिन्न जो है हमारे प्रोग्राम्स हैं जिसके जरिए की जन जागरूकता लाने के प्रयास हो रहे हैं। आलोक जी, विज्ञान कैसे महत्वपूर्ण साबित होने वाला है भविष्य में? हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे जनसंख्या के साथ साथ, हम कैसे उनके लिए हल निकालेंगे विज्ञान के साथ? सर, मुझको लगता है कि विज्ञान की एक अहम भूमिका होगी। दूसरे क्षेत्रों की तरह ही मेडिकल क्षेत्र में भी, मेडिकल साइंस में भी बहुत एडवांसमेंट्स हुए हैं। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजीज़ जो पहले अवेलेबल नहीं थी वो अब अवेलेबल हो चुकी हैं। दमन जी ने बात की हमारे प्रोग्राम में कुछ भी कर सकती हूँ, उसमें हमने तमाम इनोवेशंस किए हैं, प्रयोग भी किए हैं। जैसे इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है IVRS, जिसको हम फेसबुक ऑफ द पुअर कहते हैं। तो देश भर से मिलियंस ऑफ लोगों ने अपनी बात रखी, उसके द्वारा उसको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और अपनी बात रखी है उन्होंने। इसी तरह से हमने चैट बॉट का, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐप है, इसको हमने यूज़ किया चैट बॉट को। इसके थ्रू अगेन हजारों लाखों लोगों ने उस चैट बॉट से बात किया और इन्फॉर्मेशन प्राप्त की है। तो मुझको लगता है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम अवेयरनेस जनरेशन के लिए, सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आलोक जी, शुरुआत में हमने यूथ की बात की थी, भारत के युवाओं की। मेरे पास एक आंकड़ा है कि 2030 तक ये 34.8% तक हो जाएगा। तो हम किस तरीके से इसका हम एक युवा देश है, हम कह सके तो हम भारत एक युवा देश है, तो हम इसका उपयोग कैसे करने वाले हैं? उपयोग करने के लिए हमको उनमें इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, वो हमारी एसेट हो सकते हैं, डिविडेंड हो सकते हैं, अगर हम उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डिज़ास्टर में भी तब्दील हो सकता है। इसलिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे जो एडोलसेंट्स हैं, युवा हैं, उनके उत्थान के लिए हमको सरकार को इन्वेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। मतलब हमें युवाओं को एम्पावर करने की काफ़ी बहुत ज़रूरत है। स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ये देखा गया कि अगर गर्ल्स एजुकेशन हुई है, 12th तक अगर किसी बच्ची ने पढ़ा है, तो चांसेस 6 गुना बढ़ जाते हैं कि उसकी शादी देर से होगी और बच्चे भी फिर देर से होंगे। तो ज़रूरी है कि वो स्कूल में रहे,
स्कूल में रहेगी, ड्रॉप आउट ना हो, तो उसकी शिक्षा भी पूरी होगी। और जेंडर डिस्पैरिटी, विमेन एम्पावरमेंट आर द मंत्रास आई थिंक फॉर फ्यूचर। मतलब युवाओं को सशक्त करना बहुत जरूरी है। दमन जी और आलोक जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े, हमसे विचार साझा किए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अधिक जनसंख्या के अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन अगर किसी देश की जनसंख्या अधिक होती है तो वो संसाधन के रूप में काम आ सकती है। कोई भी देश अपने मानव संसाधन का प्रयोग अपनी बेहतरी, अपने विकास के लिए कर सकता है। हमें उम्मीद है आज का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। हमें आपके फीडबैक का भी बेसब्री से इंतजार रहता है। आप अपने सुझाव नीचे लिखी ईमेल आईडी पर भेजना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।